नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में सीजफायर कभी भी खत्म होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो समय सीमा दी थी वो बीत चुकी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक बढ़ गया है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले के संकेत दिए हैं। अमेरिका और इजरायल का वॉर रूम फिर से सक्रिय हो गया है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर विस्तार से ब्रीफिंग दी। यूएई, कतर में अमेरिकी हथियार तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द ईरान से जंग शुरू हो सकती है। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने साफ कह दिया है कि दुश्मन को समंदर में ही कर देंगे दफन। तो पश्चिम एशिया में कैसे बदल रहे हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। तेजी से परमाणु हथियार क्षमता बढ़ा रहा जापान। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में की शिकायत, बोला रोक लो वरना हो जाएगा अनर्थ। जर्मनी पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा ईरान पर नहीं यूरोपीय मामलों पर ध्यान दे जर्मन चांसलर। धमकियों पर जर्मनी ने भी दिखाई सख्ती। अमेरिका ने जारी की 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट। टैरिफ के बाद नई रणनीति, इस बार निशाने पर वियतनाम, लिस्ट में भारत का भी नाम। कई देशों पर होगा एक्शन। और चलते चलते में देखेंगे क्या पक्षियों को भी आता है पसीना। चिलचिलाती गर्मी में कैसे ये जीव करते हैं अपना बचाव। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। म्यांमार की पूर्व विदेश मंत्री आंग सान सू की को जेल से रिहा कर घर में रखा गया नजरबंद। जारी की गई तस्वीर। 2021 से हिरासत में है सू की। 33 साल की सुनाई गई थी सजा। बंदिशों के बाद बदले हालात। 7 साल बाद फिर जुड़ रहे अमेरिका और वेनेजुएला। कैराकस में उतरेगी पहली सीधी उड़ान। 2019 में सुरक्षा कारणों से बंद की गई थी सेवा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया नया कार्यकारी आदेश। कम आय वालों को सरकार देगी $1000 तक का मैचिंग फंड। मध्यम आय वर्ग तक योजना बढ़ाने पर विचार। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के बयान पर भड़का अमेरिका। ईरान जंग में उनके रुख पर मांगा जवाब। मुइज्जू ने कहा था इजरायल पर दिन रात होने चाहिए हमले। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान की सैन्य घेराबंदी में तेजी आ गई है। वहीं ईरान ने भी अमेरिका को कड़ा जवाब देने की कसम खाई हुई है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर दांव फेल हो रहा है। उन्होंने बातचीत को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब ईरान नहीं झुका तो अब एक बार फिर वो जंग की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हमें ईरान के साथ युद्ध दोबारा शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है। ट्रंप अब एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वॉर रूम में अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, जिसमें जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन भी मौजूद रहे। इस दौरान यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई यानी एक फाइनल ब्लो के विकल्पों पर विस्तार से ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम ने ट्रंप के सामने शॉर्ट एंड इंटेंस यानी कम समय में तेज और सटीक हमलों की रणनीति रखी है, जिसमें ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो परमाणु मुद्दे को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाए और वापस बातचीत की मेज पर लौटे। खबर तो यह भी आ रही है कि यूएई और कतर में अमेरिकी हथियार तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना जहाजों से पश्चिम एशिया में ईंधन, खाना, हथियार और बाकी जरूरी सामान भेज रही है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की। साथ ही लिखा है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक पर ईंधन, खाना, हथियार और जरूरी सप्लाई लोड की जा रही है। लेकिन ये तैयारियां केवल अमेरिका की तरफ से ही नहीं की जा रही, बल्कि ईरान भी खुद को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि हमारा देश अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं की रक्षा करेगा। हम लोग इन सभी चीजों की वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे वे अपने देश की जमीन, पानी और हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। सरकारी टीवी पर अपना संदेश जारी करते हुए मुश्तबा खामनेई ने साफ कह दिया कि अब खाड़ी इलाके की सुरक्षा ईरान खुद करेगा। इस समुद्री रास्ते में अब दुश्मन की मनमानी और दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी और इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। फारस की खाड़ी में हरकत करने वाले बाहरी लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है और जो बाज नहीं आया उसे सीधे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर भी उन्होंने तंज कसा है और आगे कहा कि अमेरिका के ठिकाने जब खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो वे दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे।
उधर हॉर्मूज में जारी नाकेबंदी से दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक तमाम पक्षों ने इसे लेकर आवाज उठाई है, लेकिन ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाए, फिर बात आगे बढ़ेगी। अब एक बार फिर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस नाकेबंदी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दुनिया ने ईरान के धैर्य और समझौते की भावना को देखा है। जो कुछ नौसैनिक ब्लॉकेड के नाम पर किया जा रहा है वो दरअसल एक ऐसे देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विस्तार है जो अपनी स्वतंत्रता और प्रतिरोध की कीमत चुका रहा है। इस तरह के दमनकारी रवैये को जारी रखना बर्दाश्त से बाहर है। इस बढ़ते तनाव के बीच यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बयान जारी कर कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यूएई के नागरिकों की ईरान, इराक और लेबनान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तीनों देशों में मौजूद अपने नागरिकों से अपील है कि वे तुरंत देश वापस लौटे। इससे पहले भारत की तरफ से भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई थी, जिससे इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि बहुत जल्दी पश्चिम एशिया की शांति भंग होने वाली है। बहरहाल अब इस क्षेत्र में सीज फायर कब तक टिका रहेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की दोहरी नीति के खुलासे की। तो अमेरिका के लिए दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। अगर अमेरिका का दोस्त है तो उसके सभी अपराध माफ है, और दुश्मन है तब वो कुछ भी करे, अमेरिका कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगा और उस पर हमला कर देगा। अभी आप ईरान को ही देख ले, ईरान अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है। अमेरिका के इशारों पर वो चलने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला कर दिया कि हम उसे परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जबकि इसके पीछे का कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अमेरिका ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, किसी भी ऐसे देश को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे जो पहले से परमाणु शक्ति नहीं हो। अमेरिका का यह नियम ईरान के लिए है, लेकिन जापान के लिए नहीं है, क्योंकि जापान अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका के हथियार, उसकी सेना, सब कुछ जापान में तैनात है, जबकि खबर यह आ रही है कि जापान अब तेजी से परमाणु बम बना रहा है। कभी भी वो परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। इसे लेकर चीन अब संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया। चीन की तरफ से की गई शिकायत में कहा गया है कि जापान को परमाणु बम बनाने से रोका जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जापान को अगर अभी नहीं रोका गया तो वो कभी भी परमाणु बम का परीक्षण कर लेगा। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जापान ने हथियारों के ग्रेड वाले प्लूटोनियम को निकालने की क्षमता हासिल कर ली है। जापान के पास जरूरी रीप्रोसेसिंग तकनीक और सुविधाएं मौजूद है। उसके पास सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरतों के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा प्लूटोनियम का स्टॉक है। उसके पास 2024 के अंत तक 44.4 टन अलग किया गया प्लूटोनियम था। प्लूटोनियम की यह मात्रा लगभग 5500 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया कि बीजिंग की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को जो सबूत दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि जापान कम समय में न्यूक्लियर ब्रेकआउट हासिल करने की क्षमता रखता है। अगर जापान में दक्षिणपंथी ताकतों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत दी गई तो यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनर्थकारी होगा। चीन की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद सवाल यह किया जा रहा है कि क्या जापान परमाणु हथियारों को लेकर अपनी नीति को बदल रहा है, क्योंकि जापान के संविधान में लिखा गया है कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ना वो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही किसी देश से लेकर आएगा। लेकिन अब चीन के आरोपों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जापान अपनी नीति बदलने वाला है। दरअसल हाल ही में जापान ने अपनी सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। महाविनाश के हथियारों को बेचने पर लगा प्रतिबंध उसने हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हथियार बेचने की डील को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने देश के 3 प्रमुख सुरक्षा दस्तावेजों में संशोधन के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल की बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और रक्षा निर्माण में बदलाव को लेकर बातचीत होनी है। इस पैनल में कोजी यामाजाकी जैसे अधिकारी भी शामिल हैं, जो जापान के गैर परमाणु सिद्धांतों को बदलने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में अब चीन को यह डर लग रहा है कि जापान जल्दी ही परमाणु बम बना सकता है, या फिर अमेरिका को जापान में परमाणु बम की तैनाती करने की छूट भी दी जा सकती है। अब जापान कोई भी फैसला करे, लेकिन यह चीन के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे आमने सामने आए अमेरिका और जर्मनी की।
तो ईरान जंग के दौरान नेटो गठबंधन में जो दरार पड़ी, अब वो और बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नेटो सहयोगियों पर तीखे हमले कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका और जर्मनी में तीखी बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जर्मनी को धमका रहे हैं तो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी कड़े तेवर दिखा रहे हैं। जी हां, दोनों देशों में खुलकर बयानबाजी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले तो एक बार फिर जर्मनी से अपनी सेना हटाने की धमकी दी और दूसरे दिन भी अपना हमला जारी रखते हुए जर्मनी के चांसलर मर्ज की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत खराब काम कर रहे हैं। ट्रंप ने मर्ज को चेताया कि जर्मनी के चांसलर को रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, और अपने टूटे हुए देश को सुधारने, खासकर इमिग्रेशन और एनर्जी के मामलों में ज्यादा समय देना चाहिए और उन लोगों के काम में दखल देने में कम समय बिताना चाहिए जो ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर रहे हैं, जिससे जर्मनी समेत पूरी दुनिया एक ज्यादा सुरक्षित जगह बन सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान पर युद्ध, जिसने दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है, जर्मनी सहित दुनिया को ये एक सुरक्षित जगह बना रहा है। ट्रंप का यह बयान मर्ज की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने ईरान जंग को लेकर अमेरिका पर तंज कसा था। जर्मन चांसलर ने कहा था कि ईरान जंग में अमेरिका फंस गया है, ईरान उसे रोज अपमानित कर रहा है, ईरान रोज अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, खासकर IRGC पूरे अमेरिका को बेइज्जत कर रहा है। इस तरह के युद्धों में समस्या हमेशा यही होती है कि आपको न केवल अंदर जाना होता है बल्कि बाहर निकलने का रास्ता भी पहले से ढूंढकर तैयार रखना होता है, जिसके बाद से ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। भले ही उन्होंने जर्मनी पर दबाव बनाने के लिए अपनी सेना वहां से हटाने की धमकी दी हो, जबकि वॉशिंगटन की सैन्य उपस्थिति को यूरोप की सुरक्षा छत्रछाया का केंद्र माना जाता है। लेकिन अब ट्रंप की इन धमकियों का जर्मनी या पूरे यूरोप पर भी कोई असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका के साथ लगातार जारी तनाव और ट्रंप के बयानों को देखते हुए यूरोप पहले ही अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने में जुट गया है और अब वो अमेरिका को आंख भी दिखा रहा है। जर्मनी ने भी ट्रंप की धमकी का कड़े स्वर में जवाब दिया है। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाने का विचार ईमानदारी से कहे तो बिल्कुल नया नहीं है। जर्मनी इस पूरे मामले पर पूरी तरह निश्चिंत है। हमारी सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद नेटो और ट्रांस अटलांटिक साझेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी साफ है कि अब नेटो देश ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो अपनी राह अमेरिका से अलग कर ले, क्योंकि मौजूदा हालात में नेटो के अन्य सहयोगी और अमेरिका के बीच कोई समन्वय बनता दिखाई नहीं दे रहा। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका की 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाए हुए हैं, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे फैसले भी किए जिनका विरोध अमेरिका में ही देखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हुआ उनकी टैरिफ नीति को लेकर। दुनिया टैरिफ वॉर की कगार पर पहुंच गई थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन ट्रंप के रुख में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा। और अब अमेरिकी प्रशासन की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन देशों की सूची है जिनकी व्यापार नीति को लेकर अमेरिका खुश नहीं है। जी हां, ट्रंप प्रशासन की तरफ से जारी इस साल की स्पेशल 301 रिपोर्ट में 100 से ज्यादा देशों का आंकलन किया गया है। अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यानी USTR हर साल इस रिपोर्ट के जरिए अपने ट्रेड पार्टनर देशों की समीक्षा करता है, जिसके तहत इस बार भी ट्रंप प्रशासन ने अलग अलग देशों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की सुरक्षा और उसके पालन की स्थिति की जांच कर उनकी सूची जारी की है और साथ ही कमजोर व्यवस्था वाले देशों पर आगे कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। इस बार की रिपोर्ट में वियतनाम को सबसे सख्त श्रेणी में रखा गया है, जबकि भारत का नाम भी अहम सूची में शामिल है। 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट में वियतनाम को प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री यानी PFC घोषित किया गया है, जो सबसे गंभीर श्रेणी होती है। इसका मतलब है कि अमेरिका को वियतनाम की IP पॉलिसी से बड़ी समस्या है। अब USTR अगले 30 दिनों में यह तय करेगा कि वियतनाम के खिलाफ ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू की जाए या नहीं। भारत को भी इस बार प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। इस लिस्ट में कुल 6 देश हैं, जिनमें चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला शामिल है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन देशों के साथ IP अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गहन बातचीत की जाएगी। इसके अलावा 19 देशों को वॉच लिस्ट में रखा गया है।
इनमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, मिस्र, पाकिस्तान, मेक्सिको, यूरोपीय संघ, थाईलैंड और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भी आईपी से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इन्हें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट से कम गंभीर माना गया है। वैसे इस साल की रिपोर्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अर्जेंटीना और मेक्सिको को सुधार के कारण प्रायोरिटी वॉच लिस्ट से हटाकर वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। वहीं यूरोपीय संघ को पहली बार वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि बुल्गारिया को इस सूची से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में इस रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में दुनिया में एक बार फिर तहलका मचने की आशंका जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप सरकार का अगला कदम क्या होता है और दूसरे देश उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे पक्षियों के गर्मी सहने की क्षमता की। दरअसल अभी गर्मियों के दिन हैं, सूरज से आग बरस रही है। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। हम अपने घरों या दफ्तर में एसी और कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर जो परिंदे उड़ते हैं उनका इस गर्मी में क्या हाल होता होगा? क्या उन्हें भी हमारी तरह पसीना आता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, उन्हें बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियां होती हैं जो गर्मी लगते ही पसीना छोड़ती हैं, लेकिन पक्षियों के पास ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती। उनके शरीर का तापमान हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो हमारे शरीर से भी ज्यादा गर्म है। लेकिन वो इस गर्मी को कैसे सहते हैं, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो आपने अक्सर ही पक्षियों को मुंह खोलकर तेजी से सांस लेते हुए देखा होगा। इसे हांफना कहते हैं। वे अपनी सांस के जरिए शरीर की गर्मी को भाप बनाकर बाहर निकाल देते हैं। कुछ पक्षी अपने गले के नीचे के हिस्से को बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं। इससे उनके शरीर की गर्मी हवा में मिल जाती है और उन्हें ठंडक महसूस होती है। पक्षियों के पंख तो उन्हें गर्म रखते हैं, लेकिन उनके पैरों पर पंख नहीं होते। गर्मी बढ़ने पर वो अपने पैरों की नसों में खून का बहाव बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर की गर्मी पैरों के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसके साथ ही एक और चीज पर गौर करना बेहद जरूरी है। हमने ये तो जान लिया कि पक्षी पसीना नहीं बहा सकते, लेकिन वो प्यासे जरूर होते हैं। इस चिलचिलाती धूप में वो पेड़ों की छांव में जाकर बैठते हैं और सिर्फ सुबह और शाम ही बाहर निकलते हैं। इसलिए अगर मुमकिन हो तो आप अपनी छत या बालकनी पर मिट्टी के बर्तन में पानी जरूर रखें, जो इन पक्षियों को उनका गला तर रखने में मदद करेगा। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को इस मौसम में मुंह खोलकर हांफते देखें, तो समझ जाइए कि वो अपनी सांस के जरिए शरीर की गर्मी को भाप बनाकर बाहर निकाल रहा है। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।